नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत जी। थैंक यू। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की वो नस दबा दी कि पूरी भाजपा बिलबिला उठी। मंत्री लोकसभा में ही उछलने कूदने लगे और भाजपाई जो संसद से बाहर थे उनके सामने किसी ने माइक और कैमरा लगा दिया तो मुंह छिपाते भागने लगे। कोई जवाब नहीं था। अब वो नस, एक ही नस दबाई थी और दर्द तीन तीन जगह हो रहा था। कोई नाड़ी विद्या का जानकार ही समझ पाएगा इस बात को कि एक जगह नस दबाने से आंख में, कान में, गर्दन में, कंधे में, सब जगह कैसे दर्द उभर आता है। अमेरिका से लेकर दर्द चीन तक और चीन से प्रयागराज तक। और शुरुआत हुआ हल्दी चावल। आपको पता होगा पहले जब कार्ड नहीं छपते थे हाईटेक वाले, तो हल्दी चावल का न्योता दिया जाता था। हल्दी चावल जो है दे देते थे, मतलब न्योता दे रहे हैं। हल्दी चावल लेने हमारे विदेश मंत्री अमेरिका चले गए मोदी जी के लिए। क्या आप नहीं बुला रहे हो? साहब बुला लो प्लीज, हमारे वाले साहब को ही बुला लो। फिर भी नहीं बुलाया। ऐसी जगह पर उंगली दबाया। पहले मैं सुना देता हूं हेमंत भाई, ये सुनिए। छोटी सी क्लिप है। अमेरिका जयशंकर क्यों गए थे, राहुल ने आज संसद में बताया। सुनाइए, कंट्रोल रूम सुनाइए। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. अगर हमने अपने देश को ऐसा बनाया होता जैसे कहते हैं विश्वगुरु, उस रास्ते पे चले होते तो ट्रंप यहीं आते बुलाने के लिए। लेकिन यहां जाना पड़ रहा है कि हमको भी अक्षत दे दो, हल्दी चावल दे दो। बात यही नहीं रुकी है, बात चीन पर भी हुई है और कुंभ पर भी हुई है। लेकिन पहले सिलसिलेवार कुंभ वाले से तो ओम बिरला साहब ही बिफर पड़े, कहे मेरे से ही नहीं आगे जा पाएगी ये गोली, मेरे पे ही पहले रुको। तो सबसे पहले ये अमेरिका में जो हल्दी चावल अक्षत का मामला है, ये आज संसद में उठ गया। बड़ी भारी मान लिया, अभी तक तो ढका छिपा था, गोदी मीडिया ने नहीं बताया था। आज तो पूरे देश ने सुन लिया। लोकसभा टीवी तो पूरे देश में आता है यूट्यूब के जरिए ही। हेमंत भाई, आशीष भाई, सारी गड़बड़ होगी। जो सारा छिपाने की कोशिश कर रहे थे लगातार डोंगे मीडिया को वहां भेज करके और नकली ट्रंप से बातचीत करके, और जिस तरीके का माहौल बनाया गया था वो सारा गुड़ गोबर कर दिया राहुल गांधी ने केवल 20 सेकंड के अंदर, सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। और उसके ऊपर किरण रिजिजू का अगर आप रिएक्शन दिखा देते तो कमाल ही हो जाता। वो ऐसे उछल रहे थे, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मंत्री उछलने लगे, वो लिटरली ही वाज ऑन हिज टोज, उछल रहे थे वो। और वो कह क्या रहे थे आशीष भाई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यादा इंटरेस्टिंग किरण रिजिजू का है। राहुल गांधी ने तो आपने कहा नस दबा दी, और वो पॉइंट ठीक दब भी गया, जैसा एक्यूप्रेशर में पॉइंट दबाते हैं ना, उस टाइप का पॉइंट उन्होंने दबा दिया। जो किरण रिजिजू का रिएक्शन था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि आप किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, जबकि पूरे दुनिया के मीडिया ने ये बात कईयों बार बता दी है, कईयों बार, कि अपने जयशंकर साहब वहां क्यों गए थे और ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे, और ट्रंप की टीम ने क्या कहा कि बहुत व्यस्तताएं हैं, कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, नहीं हो पाएगा। ये सारे इंटरनेशनल मीडिया में आपने देखा है, लगातार हम चर्चा भी करते रहे। तो किरण रिजिजू, ये अब ये कौन बात बताएगा, ये रिकॉर्ड पे कैसे आएगी ये बात? क्या जयशंकर ये बात मानेंगे कि मैं इन्विटेशन लेने गया था? नोबडी विल से यस। तो ये तो कंजक्चर्स ही होते हैं, और पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये आया भी। और ये किसी आशीष चित्रांशी या हेमंत अत्री ने नहीं, ये जो इनके नेता है सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये बात पिछले 20 दिन से कह रहे हैं कि इनको इन्विटेशन नहीं मिल रहा टाइप। तो आज वो सारी चीज देखने लायक थी। बेसिकली आज जो राहुल गांधी ने इनके साथ किया ना, उसके अंदर अगर आप उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो इनको एक आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम इतना मजबूत होता जैसे चाइना का है, तो हमें न्योता मांगने की जरूरत नहीं थी, अमेरिका का राष्ट्रपति खुद हमें बुलाने आता। ये बहुत बड़ी बात कही है कि आप मेक इन इंडिया करते हो, लेकिन हकीकत में आपकी असलियत में अचीवमेंट क्या है? तो किरण रिजिजू आज जिस चीज को डिफेंड कर रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। एक्चुअली जिस चीज को डिफेंड खुद जयशंकर नहीं कर पा रहे,
तो उसको किरण रिजिजू कैसे कर सकते हैं? और फिर दूसरा कुतर्क वो क्या कर रहे थे कि विदेश मामलों को आप ऐसे कैसे सदन में चर्चा कर सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था 62 में, याद है ना आपको क्या किया था? अटल जी ने लड़ाई के बीच में ये कहा था कि अपने जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर चर्चा करे, और 4 दिन सदन में चर्चा हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि आपका सोर्स क्या है खबर का, ऑथेंटिकेट कीजिए और ये कीजिए, आपको ये सूचना कहां से मिली? अरे भाई, आपकी अपनी पार्टी के नेता कह रहे हैं, पहले उनको तो संभाल लो, पूरी दुनिया को पता लग गया, उनसे पूछ लो का सोर्स बता देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी तो शब्द भी आपत्तिजनक प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम अपने विदेश मंत्री को कभी इस काम के लिए नहीं भेजते कि हे भगवान हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो, इनविटेशन कर आपके शपथ ग्रहण में, यही तो कहा उन्होंने। तो उसके ऊपर भी ऐसा करंट लगा जैसे मान लो सारा खुल जाए, सिमसिम वाली सारी बात खुल गई, और जो डॉगी मीडिया के जरिए सारा जो एक झूठा ऑरा क्रिएट किया गया था मोदी जी का, वो सारे का सारा एक्सपोज कर दिया केवल 20 सेकंड में। यही होती है वो जो जिसको आप ऑरेटरी की बात करते हैं ना, कि चंद शब्दों में वो बात कह देना कि वो जिसको आप ना उठा सको ना रख सको, ये उस तरह की चीज हुई आज। और पूरी बीजेपी बिल्कुल मुंह ताकती रहेगी, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीज हो जाएगी, तो दे वर ऑल टेकन अबैक। और प्राइम मिनिस्टर सदन में थे, कुदरती बहुत कम होता है ऐसा कि प्रधानमंत्री सदन में थे, वो सारी बात सुन रहे थे, और राहुल गांधी ने आखिर में उनका धन्यवाद भी किया कि आप सदन में आए और मेरी बात सुनी, तो वो भी एक तरीके का व्यंग था। अदरवाइज तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस बोलते हैं तो आमतौर पे होते ही, लेकिन मोदी जी के ऊपर वो सब लागू नहीं होता। लेकिन आज इंसिडेंटली वो उस भाषण में थे वहां पर। जी आशीष भाई, एक और सुनवा देते हैं चाइना पर। चाइना वो लाल आंखें, चाइना और आर्मी चीफ, इस पर मैं आपको बता दूं दर्शकों को, किसी मीडिया ने नहीं चलाया था जब ये कंट्राडिक्शन आया था। आर्मी चीफ ने, सेना प्रमुख ने मोदी के बयान के विपरीत उन्होंने संकेत दिए थे। उस वक्त हमने एक क्लिप चलाई थी, हमने वो क्लिप भी चलाई थी, हमने उस पर वीडियो भी बनाया था। आज सदन में वो बात सामने आ गई, राहुल गांधी ने जो कहा चाइना पे, सुनवाइए कंट्रोल रूम। And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. हेमंत भाई, ये वही था। बताइए, ये उससे भी बड़ी दुखती रही। न कोई गुस्सा था। ये तो उसी सदन में जो मोदी ने बोला था, उसी सदन में कहते ना कि झूठ को नग्न कर देना, तो झूठ को नग्न किया वहीं पर। इससे बड़ी बेइज्जती कुछ होती नहीं है। लेकिन देखिएगा कल जब आएंगे मोदी जी, तो फिर कहेंगे ये हिंदू द्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं। अरे चीन से लाल आंखें कब करोगे भैया? 4000 मीटर कितने का है मामला पूरा? 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात है। और फिर वही बात है, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी नहीं कह रहे, ये भी सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं। हाँ। और पिछले 5 साल से कह रहे हैं, जब से अप्रैल 2020 में वो सारा काम हुआ था। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन थी, उस राहुल गांधी ने फिर इसमें एक और जाइब भी लिया आखिर में, जब ये सारे उछलने लगे, कूदने लगे, ये हुआ वो हुआ। इनको पता है ये सब नेहरू से नीचे तो बात ही नहीं करते, जैसे नेहरू सदन में हो। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात की, ये सारे उछलने लगे। उन्होंने कहा ये सारी, अच्छा हाँ, चेयर को आपने दिखाया अभी किस तरीके से असहज थी। ओम बिरला साहब को सूझ नहीं रहा था। आखिर में उनको एक बात कहनी पड़ी कि आप जो कह रहे हैं वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, जबकि ये बात सब जगह छपी है। जो जिस तरीके का आर्मी का जो कंटेंट था और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वो बातें सारी पब्लिक डोमेन में। उसके बावजूद अब चेयर करे तो करे क्या? उसने यही कहा कि आप ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मतलब ये था कि इसको रिकॉर्ड्स की निकालने की भूमिका बनाई जा रही थी इस बात को। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो ये सच बात है, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के तमाम इंटरनेशनल सैटेलाइट ये बात कह चुके हैं कि किस तरीके से नई नई काउंटीज बसाई जा रही है इंडिया के एरिया के अंदर। और खास तौर पर जहां हम गश्त करते थे तमाम पॉइंट्स तक, वहां तक हमारी फौज की अब वहां तक पहुंच नहीं है।
ये बात वहां के गडरी ये भी कहते हैं, वहां का बीजेपी एमपी भी कह चुका है ये बात, कोई हाँ। राहुल गांधी आज अकेले तो नहीं कह रहे, तमाम लोगों ने कही है। लेकिन भाजपा का जो नकली राष्ट्रवाद है, जो नकली 56 इंची सीना है, जो हर बात में क्रेडिट लेने को उछलता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने 30वीं दौर की बातचीत चाइना की फौज के साथ की, चाइना के विदेश मंत्रालय के साथ की। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो आप क्या बातचीत कर रहे थे उनसे? केवल एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। इतने दौर की बातचीत, फिर स्टेटस को किस बात का होता है? अप्रैल 2020 से पहले के स्टेटस को की बात थी। आपने चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात की, किन कारणों से की, उसमें भी हमने वीडियो बनाया था। चाइना ने तो कहीं नहीं कहा कि हमने ये सब फैसले कर लिए, यही का डॉगी मीडिया उछलता फिर रहा था, ये कर दिया मोदी ने, ये कर दिया, ये कर दिया। फिर आप एक अपेक्षा गलत करते हो आशीष भाई, माफ कीजिएगा, आप कहते हो ला रखे। कैसी बात करते हो आप? इतनी अपेक्षा मत रखा कीजिए। जो व्यक्ति बांग्लादेश को आज तक लाल आंख नहीं दिखा पाया, जिसने आपकी बाढ़बंदी रुकवा दी सीमा पे अपने एरिया में, हम बांग्लादेश की सीमा में बाढ़ नहीं लगा रहे थे, हम अपनी सीमा में लगा रहे थे भाई। उस बाढ़बंदी को नहीं होने दिया। श्रीलंका रोज अपने वाटर्स के अंदर चाइना की पनडुब्बियों को परमिशन देता है, उसके बावजूद आपने आज तक श्रीलंका को लाल आंख दिखा दी क्या? तो चाइना को कैसे लाल आंख दिखाएंगे? और एक जयशंकर का वो फेमस फ्रेज आप भूल गए शायद। जयशंकर ने एक बार कहा था कि चाइना इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम इतने 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो आप क्या चाहते हैं मैं चाइना से पंगा ले लूं? तो ये इनका असली राष्ट्रवाद रहा है। सारा देश पब्लिक डोमेन में है वो सारी चीजें। तो बेसिकली क्या है कि आज राहुल गांधी ने वहां पर हिट कर दिया जहां मैक्सिमम हर्ट करता है, मैक्सिमम हर्ट करता है। 2 मुद्दे, अमेरिका के साथ पोल खोल दी, किस तरीके से निमंत्रण मांगते फिर रहे, चाइना के साथ कि भाई चाइना को कंपीट करना है तो ये आपकी फाइट लाइन्स है और इनको ऐसे दूर किया जाएगा। उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी को गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को आपको अपने साथ लाना है तो आपको उनको प्रोडक्शन की जरूरत है और आप प्रोडक्शन का हाउस बन सकते हैं हिंदुस्तान, उन्होंने बाकायदा दिया। और चाइना को कहा कि अगर चाइना को आईना दिखाना है तो आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन हब बनना पड़ेगा। तो बाकायदा दोनों के मामले में उन्होंने एक क्लियर कट विजन दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से बदल रही है, एआई आ रही है। और एआई के बारे में उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आई थी 80 के दशक में, आपको ध्यान होगा, तो हिंदुस्तान ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो सॉफ्टवेयर पावर है वो अनडिस्प्यूटेड है, सारी दुनिया को पता है। तो उन्होंने कहा कि आज जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके भी अगुवा हम बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये उपाय करें। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक, जिसको आप क्रिटिसिज्म कहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल ये कहा कि घिसी पिटी बातें हैं, हर बार यही कही जाती है, अगर हमारा राष्ट्रपति होता तो हम ये चीजें करते, 1 2 3 4। ये रोड एक तरीके से उन्होंने विजन बताया फ्यूचर के लिए, रोड मैप बताया देश की प्रगति के लिए। और ये एक अच्छे ऑरेटर की और एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि किस तरीके से वो पॉइंट वाइज। और इंटरेस्टिंग बात और बता दूं दर्शकों के लिए, उन्होंने शुरुआत कहां से की? उन्होंने जब बेरोजगारी की बात की, युवाओं की बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं केवल एनडीए पर आरोप नहीं लगा रहा, मोदी जी को नहीं कह रहा मैं, यूपीए सरकार भी 10 साल के शासनकाल में बेरोजगारी हटाने के लिए उतना काम नहीं कर पाई जो उसको करना चाहिए था। फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी सरकार को आईना दिखाया, तत्कालीन सरकार को, और फिर कहा कि मोदी जी का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, मैं इसकी सराहना करता हूं, इसकी सदिच्छा थी, लेकिन ये मेक इन इंडिया भी फेल हो गया और मोदी भी फेल हो गए, ये भी कहा उन्होंने। तो ये नहीं था कि केवल निंदा के लिए निंदा कर रहे हो आप या आलोचना कर रहे हो, सकारात्मकता के साथ कि इसका रास्ता ये है, दिस इज द वे फॉरवर्ड, ये एक रोड मैप है। आपको प्रोडक्शन किन क्षेत्रों में बढ़ाना होगा, एआई टेक्नोलॉजी में, रोबोट में, क्या बोल, इलेक्ट्रॉनिक ईवी व्हीकल्स के अंदर और रोबोट्स के अंदर। उन्होंने सारी चीजें एक एक करके खोल के बताई और जितनी बीजेपी की फॉल्ट लाइंस थी उनको भी एक्सपोज किया कि किस तरीके से संविधान को बदलना चाहते थे, जातिगत जनगणना, मतलब वन एंड ऑल सारे टॉपिक लिए पॉजिटिविटी के साथ। और साथ में उनको यह भी कहा, जब चाइना वाला इश्यू जैसे आपने सवाल उठाया, तो जब ज्यादा उछल कूद लगी, करंट ज्यादा हो गया, 440 से भी बढ़ गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मुझे खेद है कि मैंने आपकी मानसिक शांति भंग कर दी। तो ये भी एक तरीके का व्यंग था, जो उछल रहे थे ना भाई लोग वहां पर, कि मुझे क्षमा कीजिए, आई अपोलोजाइज कि मैंने आपकी मानसिक शांति भंग कर दी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, उनका काम है, डॉगी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन अपने आप में राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया है, वास्तव में एक विपक्ष के नेता का जो रोल होता है
उन्होंने वो आईना दिखाने का काम किया अपनी सरकार को भी जो अतीत में थी, बीजेपी को भी, और एक रोड मैप बताया, भविष्य का एक विजन बताया कि इस तरीके से देश को आगे बढ़ा करके केवल लफाजी नहीं, कंक्रीट एक्शन के साथ आप सुपर पावर कैसे बना सकते हैं। ये पूरा गुरु मंत्र उन्होंने दिया। आप अगर उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो काफी एक एजुकेटिव भाषण था। बेशक वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। मेरी इच्छा जरूर होती है कि अगर इस तरह का भाषण हिंदी में हो तो ज्यादा लोग उसको समझ पाए, और जो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं वो भी एक बार शीशे में अपना आईने में अपनी शक्ल देख ले कि किस तरह का कंटेंट भाषण में होना चाहिए। एडुकेटेड भाषण था, लेकिन कौन सुनता है एडुकेटेड भाषण आजकल? कौन सुनता है? वही तो मतलब नहीं है। आपने कहा मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन, काम हुआ है, खूब काम हुआ है। मेक इन इंडिया झूठ को देखिए आप, मेक इन इंडिया झूठ पूरे दुनिया में इस समय परचम लहरा रहा है। प्रोडक्शन, झूठ का प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आज एक्सपोर्ट हम करें तो मंगल वगैरह पर भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट, झूठ का इतना प्रोडक्शन बढ़ा है। अब इसी झूठ के प्रोडक्शन से हम कुंभ की तरफ चलते हैं। राहुल ने तो अपनी सरकार पर सवाल उठा दिया कि यूपीए में भी बेरोजगारी घटाने पर, रोजगार पर उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एक ये है सनातनी, ये लाशों की संख्या बताने में भी जो है दुनिया भर के जितना फरेब हो सकता है सब फरेब कर रहे हैं, लेकिन वो संख्या भी नहीं बता रहे। जो लाशों की संख्या बताने में झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, वो बाकी कौन सा है कि वो अपनी शकल आईने में देखे, वो अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट करे? ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो असंभव सी बात है। आज सदन में जो महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके का दृश्य नजर आया, और वहां पर ओम बिरला की भूमिका, भाई कल से बात हो रही है इस देश में। मुझे लगता है कि आज तक के जितने कुंभ हम जानते हैं, आज तक के सभी कुंभों में जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, सरकारी आंकड़े तो फिर सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, अदम गोंडवी को पढ़ा होगा आपने, सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है। तो सरकारी आंकड़ों की हम बात नहीं करेंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं उसके मुताबिक आज तक भूतो न भविष्यति, शायद भविष्य में भी कभी ऐसा ना हो, क्योंकि कभी हो सकता है आगे अगले कुंभ तक ऐसी राष्ट्रवादी सनातनी सरकार ना हो, तो कभी इतनी बड़ी भगदड़ नहीं हुई है। कैजुअलिटी मुझे लगता है जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं उसके मुताबिक इतनी बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी भी नहीं हुई होगी, किसी भी कुंभ में नहीं हुई। वो नेहरू वाली जब चर्चा करते हैं मोदी जी, उस समय भी शायद नहीं हुई होगी, क्योंकि उसमें तो जो हुई थी सब आ गया था सामने। और यह भी इतिहास में पहली बार है, आज तक जितने हादसे हम लोगों ने देखे, वो भारत जो भारत कमजोर था, जो भारत दूसरे देश से गेहूं लेकर के खाना अपने मतलब लोगों को खिलाता था लोगों को, उस भारत में भी कभी किसी हादसे में मृतकों के नाम सूची ये कभी नहीं छिपाया गया है। बात वही संसद में वही आया कि भाई सूची दिखा दो, नाम बता दो, संख्या बता दो। लेकिन बिरला साहब नहीं तैयार हुए। वेल में गए विपक्षी सांसद, वॉकआउट कर दिया। ये भी एक दुखती रग ही बन चुकी है, दुखती नस ही बन चुकी है महाकुंभ। मुझे लगता है ये तब तक नहीं बोलेंगे जब तक सारे सिस्टम सेट नहीं कर लेंगे, सारी गोटियां सेट नहीं कर लेंगे। हेमंत भाई, नहीं, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे लगातार आप देख रहे हो, कल दोपहर के बाद से लगातार काम चल रहा है कि वहां कोई 100-125 लोग आए और उन्होंने भगदड़ मचवाई। उस तरह का एक एंगल ढूंढा जा रहा है, उस पर अपने हिसाब से जो बीजेपी का इकोसिस्टम काम करता है उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए हाउस के अंदर क्या हुआ। जैसे ही सुबह हाउस इकट्ठा हुआ तो प्रश्नकाल शुरू होता है, आपको पता है 11 बजे। तो सारे विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया कि साहब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर के चर्चा कराई जाए। तो आपको चर्चा करानी या नहीं करानी, लेकिन एक बेसिक चीजें तो उनको दे ही सकते थे ना उसके अंदर। जब आप इतने बड़े हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं तो उस हादसे में हादसा कैसा हुआ एक स्टेटमेंट ही हो जाती, ब्रीफ स्टेटमेंट। उसमें इतने घायल हुए, ये परिस्थितियां थी, इतने मौतें हुई, इतने लोग लापता है। लेकिन यहां तो मीडिया हो चाहे सरकार हो, दोनों का काम एक ही रह गया है कि तथ्यों को सामने लाना नहीं, तथ्यों को छुपाना है। ये लगातार आप पिछले 10.5 साल से लगातार देख रहे हैं, 2014 से। कोई पहली बार भी नहीं है, कोई आखिरी बार भी नहीं। लेकिन यहां मामला आशीष भाई थोड़ा सा संवेदनशील है, क्योंकि धर्म का मामला है। तो धर्म के मामले में भी जो सरकार उसी धर्म की ध्वजावाहक है,
उसमें जो श्रद्धालु है वो भी निश्चित तौर पे, जो मृतक थे वो भी हिंदू ही, जो घायल थे बेचारे वो भी हिंदू ही, और जो लापता है, जो परिवार उनको ढूंढते फिर रहे हैं वहां 5 दिन से, वो भी हिंदू ही। तो कोई सरकार इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है कि ना तो वहां जवाब देते, ना मीडिया को जवाब देते, और ना अब सदन में जवाब देते। और स्पीकर क्या कह रहे, स्पीकर ने कहा कि आपने जो कुछ भी कहना है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में कह लीजिए। इसका क्या मायने हुए? इस पे अलग से चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसका एक तरीका यह था कि आज एक इनिशियल स्टेटमेंट कोई भी मंत्री दे सकता था, ताकि देश को एक सच्चाई का पता लगे, भाई इतने लोग लापता है, इतना ही है। आपको जानकर हैरानी होगी, आप तो हर चीज को पल पल कवर कर रहे हैं। हादसे के इतने समय बाद भी जो डेथ टोल थी या जो घायलों की टोल है, उसको आज तक उन्होंने रिवाइज नहीं किया है। लापता की ऑफिशियल संख्या नहीं पता है किसी को। अखबारों में छप रहा है कहीं 1500, कहीं कुछ, कोई तमाम तरह के आंकड़े, कयासबाजी। प्रत्यक्षदर्शी मौतों के बारे में कुछ कुछ कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं। जिनके लोग गुम हुए हैं उनकी अलग बातें हैं। तो सरकार को यह बताने में क्या परेशानी है आशीष भाई, जो एक लोकतंत्र के अंदर पारदर्शी सरकार, देखिए हादसे हम हमेशा बात करते हैं, मैं और आप, कि हादसे हो जाया करते हैं, लेकिन आप तथ्यों को तो मत छुपाइए ना। देश के सामने लाइए स्थिति क्या है, किन परिस्थितियों में वो हुआ, कहां लापरवाही हुई, कहां चूक हुई, और क्या आप वो आगे से ना हो उसके लिए प्रयास कर रहे। इतनी सी तो बात है। इस पे कोई व्यक्तिगत नेम कॉलिंग तो होनी नहीं। उसके बावजूद भी सदन पे उस पर चर्चा ना होना, ये सरकार की एक खास तरीके की मानसिकता दिखाता है। और मानसिकता वही कि सच नहीं बताएंगे, तो सच नहीं बताया उन्होंने। आप अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में सब पार्टियों को समय मिलता है, संख्या के अनुपात में समय मिलता है, उसमें आपको जो कहना है कह लीजिए। मोदी जी तो वही कहेंगे जो उनको सूट करता है, जब उनको आप जवाब आएगा आप देखेंगे। तो उन्होंने तो वही नेहरू से शुरू करना है और वो सारी चीजें। आज आपने रविशंकर प्रसाद का भी भाषण सुना होगा, कितना मतलब आत्ममुग्ध थे वो। कैबिनेट से हटाए जाने के बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे, वही एरोगेंस, वही सब झूठ के पुलिंदे, वही सारी दावे प्रतिदावे जो भी। तो सरकार को ऐसे मुद्दे पर तो कम से कम, अगर मैं होता उनकी जगह पे, तो मैं तो शुरुआत आज ये से कराता, एक सुओ मोटो स्टेटमेंट आती कि कुंभ चल रहा है, इस तरीके का आयोजन है, इतने लोगों का ये हुआ है, क्या दिक्कत है आशीष भाई उसको बताने में। लेकिन सरकार उसको नहीं मानी चर्चा के लिए। विपक्ष उछलता रहा, कूदता रहा, नारेबाजी करता रहा, पूरा प्रश्नकाल डिसरप्ट रहा। उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे तो जू नहीं रहेगी। और ये पहली बार नहीं, 2014 के बाद सदन के अंदर कोई एक ऐसा विषय बता दीजिए जिस पर विपक्ष चर्चा चाहता हो और सरकार ने करा दी हो। एक चर्चा बता दीजिए मुझे आज तक, नोटबंदी से लेकर के, चाइना बॉर्डर से लेकर के, पेगासस से लेकर के, कोई एक विषय, राफेल से लेकर के, हर बात में इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा बीच में आ जाती है। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो संसद के अंदर भी गुजरात मॉडल लागू कर दिया कि जो मोदी जी कहें वही कानून। इतने बड़े कुंभ के मसले पर, इतने बड़े हादसे पर चर्चा ना होना और सरकार का इनकार कर देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आशीष भाई। चलिए, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, निशिकांत, इन लोगों की क्या बात करें। असल में यही तो इस समय जो सनातन के झंडा बाजार हैं, अनुराग ठाकुर, रविशंकर, निशिकांत, सबके बाल बच्चे विदेश में सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बाकी तो गरीबों के बच्चे ही हैं, कुंभ में रगड़े जाएं, रौदे जाएं, मरें, और झंडा उठाएं, डंडा उठाएं, कांवड़ यात्रा उठाएं, यही करते रहे। कम से कम अंतिम यही उम्मीद थी कि संसद में एक ही बयान दे देते, न लोग मारे गए थे, न मारे गए हैं, न मारे जाएंगे। जब जब लोग रौदे जाएंगे तब तब मोक्ष पाएंगे, इतने बोल देते। आखिर मोक्ष तो दिलवा ही रहे हो आप लोग। चलिए, मोक्ष और सदगति सबको प्राप्त हो, दिलवाने वालों को भी प्राप्त हो, ये हम कामना करेंगे। क्योंकि मोक्ष अगर हमें मिल रहा है तो हम कामना करेंगे जो हमें मोक्ष दिलवा रहे हैं उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो। ये कामना तो कर ही सकते हैं। और ये हम मतलब सद्भाव के साथ, सद्विचार के साथ कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो जो जो लोग कुंभ में मोक्ष दिलवा रहे हैं, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज इजाजत चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार। नमस्कार।